हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण यादव स्वागत करता हूं आपका चरण क्लासेस में। तो हम राजनीति के सेशन में, आप सभी जानते हैं हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी का ये 5 वीडियो हो चुके हैं, ये 6वां वीडियो है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर देखिए ताकि आपको पूरी राजनीति समझ आ सके। भारत के संवैधानिक इतिहास की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम आज 1861 के भारत सरकार अधिनियम की बात करने वाले हैं। इससे पहले हम 1773 के चार्टर एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट और 1858 की महारानी की घोषणा की हम बात कर चुके हैं। तो आज हम 1861 के अधिनियम की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आज जो अपना तरीका है पढ़ाने का वो थोड़ा सा चेंज किया है आपको समझाने के लिए। यदि आपको ये तरीका पसंद आता है, ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की बातें आपको अच्छी लगती है, तो आप मुझे बताएं ताकि मैं अपना तरीका चेंज करके ये रखूं या जो पिछले वीडियोस जैसे बना रहे थे उसको हम कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा जैसा भी आपको ठीक लगे। तो हम बात करते हैं 1861 के अधिनियम की। तो हमारा नया तरीका ये है कि हम इसको 6 पॉइंट्स में बांट कर पढ़ेंगे। कैसे? तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बैकग्राउंड की, कि इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी या ये 1861 का अधिनियम क्यों भेजा गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1858 के पहले के जो सारे अधिनियम थे वो कंपनी डिसाइड करती थी, लगभग कंपनी को भेजे जाते थे। लेकिन 1858 के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश संसद से वो हमारा शासन भारत का चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बैकग्राउंड। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब भारत का नियंत्रण किसके द्वारा और कहाँ से किया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नर जनरल तो अब वायसराय बन चुका है 1858 में। तो हम देखेंगे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद कि उसमें क्या चेंजेस हुए। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेशन, मतलब केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्र में कानून में बदलाव हुए उसको हम देखेंगे। फिफ्थ नंबर पर हम देखेंगे प्रांतीय परिषद या प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, जो प्रांतों में क्या कानून बदलाव हुए उसको हम देखेंगे। और 6th नंबर पर हम देखेंगे अदर के बारे में, जो कि एडिशनल पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम इसमें सबसे पहली बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1773 जब कंपनी स्थापित हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, तो ब्रिटिश संसद ने 1773 से कहीं ना कहीं एक्ट के द्वारा कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाने की व्यवस्था जमाए रखा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल बनाए रखा, किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो उसके बाद 1773 के बाद हमने सारे एक्ट पढ़े। 1853 का एक्ट जो हमने पढ़ा उसमें कंपनी से कह दिया था ब्रिटिश संसद ने कि आपके राजनीतिक एकाधिकार को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और उसी के फलस्वरूप 1858 में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश संसद ने ले लिया। तो ब्रिटिश संसद ने ले लिया था तो भारत सरकार की स्थापना की गई थी। जो भारत परिषद था उसकी स्थापना लंदन में की गई थी, जिसमें एक भारत सचिव, हमने देखा कि एक भारत सचिव रखा गया और कुछ अन्य सदस्य भी उसमें रखे गए थे, जिनमें कुछ कंपनी से थे और कुछ ब्रिटिश संसद से थे। उन सभी की बातें हम कर चुके हैं। तो भारत का जब पूरा शासन किसके हाथ में चला गया, तो ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया, तो उसको कुछ चेंजेस करने थे ब्रिटिश संसद को, क्योंकि वह कंपनी के हिसाब से शासन नहीं चला सकती थी। क्योंकि कंपनी शासन चला रही थी तब तक की बात अलग थी, लेकिन अब संसद शासन चलाएगी तो थोड़ी बात अलग थी, इसलिए उनको थोड़े से चेंज करने थे। तो उन चेंजेस को करने के लिए ही 3 भारत सरकार अधिनियम भारत भेजे गए, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो उनमें जो प्रावधान किए गए उन्हीं को हमको पढ़ना है। और उन 3 में से सबसे पहला था 1861 का, सेकेंड नंबर का था 1892 और 1909 में, जिसे हम पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो था 1861 का भारत सरकार अधिनियम या 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसे ही हमें आज पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड की हमने बात कर ली है। सेकंड नंबर पर आता है कंट्रोल ऑफ इंडिया,
अर्थात भारत का शासन कहाँ, मतलब भारत का कंट्रोल कहाँ से होगा, भारत शासन का। तो उसमें होगा कि जो भारत सरकार, जो भारत परिषद लंदन में बनाया गया था, उसमें एक जो भारत सचिव था वह भारत का कंट्रोल करेगा। बाकी इस एक्ट में, इस पॉइंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल पहले ही वायसराय बन चुका है और बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो गवर्नर जनरल की जो पर्सनल कार्यकारिणी परिषद थी, जो उसे सलाह देती थी। अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि जो 4 सदस्य उसमें शामिल किए गए थे, 1+4 का फॉर्मूला था, हमने पूरा पढ़ा है। 1+4 का जो फॉर्मूला था, उन 4 सदस्यों को सिर्फ सलाह देने का अधिकार था। लेकिन यहाँ से क्या किया गया कि इसमें पहले तो 5वां सदस्य जोड़ा गया। 5वां सदस्य अर्थ मंत्री, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर जोड़ा गया 5वां सदस्य, जिसका नाम था विल्सन को 5वें सदस्य के रूप में जोड़ा गया। और इसी में थोड़ा आगे चलकर 1874 मतलब 1874 में एक और सदस्य जोड़ा गया, 6वां सदस्य, जो पब्लिक वर्क से संबंधित था, जिसे हम आज PWD विभाग कहते हैं, ठीक है। तो 6 सदस्य होने के बाद इसमें विभागीय बंटवारा किया गया, जिसे हम पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं। विभागीय बंटवारा जो हम आज देखते हैं नियम, उसके आधार पर आधारित था। जैसे आज होम मिनिस्टर और विदेश मंत्री सब अलग अलग होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अलग होते हैं, तो ऐसे ही सभी उस समय भी बांटे गए, एक व्यक्ति को एक विभाग। उस समय टोटल 6 विभाग हुआ करते थे, तो 6 मंत्रियों को यह विभाग दे दिए गए। अब वो विभाग कौन से थे, 6 एक मिनट देख लेते हैं। होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस और पब्लिक वर्क्स, इन 6 विभागों के बारे में 6 मंत्री बनाए गए। और कार्यकारिणी परिषद में बाकी कोई चेंजेस नहीं किया गया, बस ये चेंजेस किए गए कि इसमें 4 से 6 सदस्य कर दिए गए और सबको पोर्टफोलियो प्रणाली के आधार पर एक एक विभाग दे दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कार्यकारिणी परिषद। 4th नंबर पर हम बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेशन, मतलब केंद्र में क्या क्या बदलाव हुए, केंद्र के कानून में जो जो बदलाव हुए उनको हम देख लेते हैं। तो केंद्र में क्या था, अभी तक केंद्र में था 1+5, अभी हो गया है 1। अभी तक क्या था, तो एक गवर्नर जनरल था जिसके 4 अन्य सदस्य, मतलब 4 अन्य सदस्य थे, और 6 रखे थे उन्होंने विधि कानून, विधि सदस्य 6 उन्होंने विधि सदस्य रखे थे। उन 6 में कौन कौन था, तो उनमें सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्थापित था उसका चीफ जस्टिस, उसके बाद उसके अन्य जो अन्य जस्टिस थे वो, उसके बाद मद्रास, बॉम्बे, आगरा, और इन स्थानों के एक एक सदस्य थे जो गवर्नर जनरल को सलाह देने का काम करते थे, ठीक है। तो सलाह देने का काम करते थे, तो उसमें चेंजेस किया गया कि उनके स्थान पर अब अन्य सदस्यों को लाया गया, एडिशनल सदस्यों को लाया गया, ठीक है। तो उनके स्थान पर सदस्यों को लाया गया और 6 से 12 कर दी गई संख्या, मतलब 6 से 12 तक कितने भी हो सकते हैं। तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या हो गई यहाँ पर 1+5 + 6 से 12 हो सकते हैं अतिरिक्त सदस्य। जो 5 लिखा हुआ है उसको 6 1874 में करेंगे, क्योंकि 1874 में ही 6वां सदस्य जोड़ा गया है। तो इसमें क्या, जो 6 सदस्य बाहर से आएंगे, इन सदस्यों को ऑफिशियल या अनऑफिशियल, जैसे चाहे वायसराय के ऊपर था वो इन्हें कैसे इसमें भर्ती करता है। तो ऑफिशियल का मतलब क्या था, ऑफिशियल का मतलब था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो कंपनी में कार्यरत थे, उन लोगों को इसमें शामिल करना। और अनऑफिशियल का मतलब था कि जो लोग कंपनी के सदस्य नहीं थे उनको शामिल करना। तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले इसमें 3 भारतीय व्यक्तियों को शामिल किया। किस में शामिल किया, तो मतलब केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्य में। ध्यान रखिएगा, अभी कार्यकारिणी परिषद में जो गवर्नर जनरल या वायसराय कहेंगे, वायसराय की जो पर्सनल थी उसमें अभी कोई भी भारतीय सदस्य नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर किस में जोड़ा गया, तो इसमें जोड़ा गया
सेंट्रल लेजिस्लेशन में। ठीक है, तो इनमें कौन 3 व्यक्तियों को जोड़ा गया? तो इनमें नरेंद्र सिंह जो कि बनारस के राजा थे, देवनारायण जो कि पटियाला के राजा थे, और सर दिनकर को जोड़ा गया। और सर दिनकर राव इनका सरनेम है, इनको जोड़ा गया। इन 3 व्यक्तियों को सेंट्रल लेजिस्लेशन में स्थान मिला। लेकिन ये सिर्फ वहां जाकर बातों को सुन सकते थे, क्योंकि इन्हें ना बजट पर कुछ भी बहस करने का अधिकार, ना प्रश्न पूछने का अधिकार, इनको कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ ये लोग वहां जाएंगे, वहां बैठेंगे, बस काम देखेंगे और घर आ जाएंगे, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं था। और वैसे भी ये जो सदस्य चुने गए थे वो वायसराय की मर्जी से चुने गए थे। जो वायसराय था वो खुद इन्हें नियुक्त करता था, तो वो हम जानते हैं ओबियसली अपने वालों को नियुक्त करेगा, तो ये उनके वैसे भी परिचित थे, तो उन्हें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गई सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात। उसके बाद बात करते हैं प्रांतीय परिषद की। प्रांतीय परिषद की बात करें तो प्रांतीय परिषद में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उन बातों को हम देखते हैं। तो उनमें सबसे पहला प्रांत मतलब ये चेंजेस किया गया कि जो हमने अभी पिछले एक थोड़ा सा बैक में चलना पड़ा। ठीक है, तो 1833 में जो हमने पढ़ा था, 1833 में क्या पढ़ा था कि जो बम्बई था और मद्रास था, इनका कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया था। मतलब क्या कर दिया गया था? विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। कर दिया गया था ना, पूरा केंद्रीकरण कर लिया था। सॉरी, विकेंद्रीकरण नहीं, पूरा केंद्रीकरण कर लिया था, जिसे वापस विकेंद्रीकरण में बदला गया। अर्थात मद्रास और बंगाल के जो प्रांतीय परिषद थी उन्हें कानून बनाने का उनका अधिकार वापस दे दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत कई प्रांत थे, जैसे बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं, तथा पंजाब को, इनमें विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्रांतीय परिषद जो था, प्रांतीय परिषद के बारे में इतना पर्याप्त है। उसके बाद अदर पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अदर पॉइंट में क्या क्या चीज़ें थी? अदर पॉइंट में सबसे पहले जो 6 नंबर का पॉइंट है, ये अदर में सबसे पहले था कि जो वायसराय था उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, और उस अध्यादेश की जो डेट थी वो 6 मंथ की थी। 6 मंथ तक वह लागू रहता था, उसके बाद अपने आप ही खत्म हो जाता था, जैसा कि आज हम राष्ट्रपति शासन में देखते हैं, वो सॉरी अध्यादेश राष्ट्रपति के अध्यादेश में देखते हैं। ठीक है, तो इतना हमने जाना। वो तीन व्यक्ति जो शामिल किए गए थे, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनका ध्यान रखिएगा। नरेंद्र सिंह, सर दिनकर और देवनारायण, उन 3 व्यक्तियों को आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है सर, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 1861 का एक्ट था, जो कि हमने पूरी डिटेल से जाना है। और इसमें आपका कोई भी पॉइंट अगर छूटा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं भी अब देखूं कि कौन सा पॉइंट रह गया है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को, ताकि और भी लोगों को हमारी वीडियोस मिल पाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।